नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और तेज हो गई है। कल शुरू हुए मेगा वैक्सीनेशन में एक दिन में रिकॉर्ड 86 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये अब तक वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक तरफ देश कोरोना वायरस से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां इस समय भी सियासत कर रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और श्वेत पत्र के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने बिना देर किए संबित पात्रा को उतार दिया, पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस कोरोना के हर मोर्चे पर राजनीति की कोशिश कर रही है। वार और पलटवार के बीच सियासी अखाड़ा भी तैयार हो गया है, लेकिन इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई सियासी नफा नुकसान नहीं दिखा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी की भी बात हम इस बुलेटिन में करेंगे। साथ ही उस तीसरी लहर की भी बात होगी जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में आने की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस लहर के पीछे डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन भी इस वेरिएंट के खिलाफ उतना ही असरदार नहीं दिख रहा है जितनी होने की उम्मीद थी। इस पर डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनलॉक होते ही आखिरकार लोग बेफिक्र क्यों हो गए हैं, उनकी ये बेफिक्री कहीं भारी ना पड़ जाए। अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ कोविड ओपीडी में। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस के श्वेत पत्र की करते हैं। राहुल गांधी ने आज श्वेत पत्र जारी करके कहा है कि सरकार को तीसरी लहर को लेकर तैयारियां करनी चाहिए, तो वहीं बीजेपी के संबित पात्रा ने उल्टे कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। सेकेंड वेव हुआ है, ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। किन राज्यों में सर्वाधिक फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। छठा प्रश्न, सर्वाधिक पॉजिटिव रेट कोरोना को लेकर किन राज्यों में रहा? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। आज भी मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। कंफ्यूजन इज दाई नेम। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। ही इज कन्फ्यूशियस गांधी। हमेशा कंफ्यूजन, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है। हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। आने वाली है, उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स,
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन कि जब थर्ड वेव आए, हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले, जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो। रेफरेंस करके एक व्हाइट पेपर की बात की है और कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाने का काम किया है। बंधुगण, आप सब ने इस कोरोना की लड़ाई को शुरू से ही देखा है। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए। कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। मैं तो कहूंगा अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने भी किया है। और अथक परिश्रम केवल और केवल इंडिया की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, कैसे इंडिया उससे डिरेल हो जाए, उसमें अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने किया है। बहुत टायरलेस एफर्ट किया है। तो कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया वैक्सीनेशन के मुद्दे पर, और उस पर बीजेपी ने जो पलटवार कांग्रेस पर किया है, दोनों बातें हमने आपके सामने रखी। हम सीधा दिल्ली का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता राहुल गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर पहले से ही इस देश में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये जो सियासत है, जो वार पलटवार है, वो कितने काम की है और उससे वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने में कितनी सहायता मिलेगी? क्योंकि 85 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में रिकॉर्ड बना है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी अगर दिसंबर तक हमें टारगेट पूरा करना है वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने का पूरी तरीके से, तो उसके लिए 1 करोड़ डोज रोज हमें देने पड़ेंगे। इस दिशा में काम होने की बजाय अगर सियासत हो रही है, तो इससे इसके पीछे क्या भावना काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल सियासत हो रही है और सियासत जो है अब और बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोविड का जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो जो फोकस है वो वापस आएगा पॉलिटिक्स के ऊपर, और जो ये ब्लेम गेम है ये अब और ज़्यादा तेज होगा। जहां तक बात रही कांग्रेस के व्हाइट पेपर की, ये एक्चुअली एक साइंटिफिक रिसर्च है कांग्रेस पार्टी की, जिसके अंदर कई साइंटिस्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पर उन गलतियों को उजागर किया है जिनका कांग्रेस का मानना है जिसकी वजह से तकरीबन 90% लोगों की मौत हुई। उनका मानना है कि क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली टाइम पर, सरकार ने टाइमली जो है वो बेड नहीं बढ़ाए, टाइमली जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको हायर नहीं किया, जिसकी वजह से जो सेकेंड कोविड वेव आई थी उसके अंदर 90% लोग कोविड के अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से मारे गए। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो सच का असली आंकड़ा है कोविड की मौतों का, वो भी कम से कम 5 से 7 गुना ज्यादा है जो आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा इस वक्त मौजूद है। जहां तक बात रही वैक्सीनेशन की, कल 85 लाख डोसेज लगे, एक दिन के अंदर रिकॉर्ड है अपने आप के अंदर। भाजपा सरकार कह रही है कि ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने हाथों में चीजें ली हैं, उसके बाद से चीजें जो हैं बेहतर हुई हैं। अदरवाइज पहले जो वैक्सीन लग रही थी वो 40 लाख, 35 लाख, 45 लाख के फेर में लग रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है क्योंकि इनको 21 जून को इसको एक बड़ा इवेंट बनाना था, इस वजह से कई भाजपा शासित राज्यों ने अपने यहाँ पे वैक्सीन को कम कर दिया और 21 तारीख तक का वेट किया ताकि एक साथ उन लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, जिससे जो नंबर है ये नंबर बड़ा लगे और लोगों को लगे कि देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है भारत में। आपने सही कहा, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगनी है, तभी दिसंबर 2021 तक जो प्राइम मिनिस्टर का या भाजपा का जो विजन है कि हाँ भाई पूरे के पूरे भारत को वैक्सीनेशन लग जाए, वो पूरा हो पाए। लेकिन अभी भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से कई स्टेट्स ने ऐसे आरोप लग रहे हैं अपने पास वैक्सीनेशन को जो कम कर दिया। पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मुआवजा दिया जाए उन लोगों को जिनकी डेथ कोविड की वजह से हुई है, और इसी को लेकर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से कहा गया था कि हम 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते। इस पर आगे सियासत हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुमित। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं, हमारे साथ डॉक्टर हेमलता नानावती हॉस्पिटल से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हेमलता इंडिया न्यूज पर।
सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत बात हो रही है इस देश में, सियासी पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं, कोई श्वेत पत्र जारी कर रहा है, कोई उस पर पलटवार कर रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की गति को तेज करना ये मंशा है क्या सरकार की, या इसमें योगदान करने की मंशा विपक्ष की है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस रफ्तार की बात अभी हो रही है, तीसरी वेव आने की आशंका लगातार एक्सपर्ट्स जता रहे हैं, उससे पहले कितना जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाएं ताकि एक खास संख्या, एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो जाए, फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए और तीसरी वेव से नुकसान का खतरा घट जाए? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम एटलीस्ट एक आबादी के बहुत बड़े सेक्शन को, अगर 50% लोग हम जो एलिजिबल लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर पाते हैं ये थर्ड वेव के आशंका के पहले, तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारी थर्ड वेव एकदम फ्लैट हो जाएगी एंड हम बहुत सारे अपने लाइव्स हम बचा सकेंगे, कोविड प्रिवेंट कर सकेंगे, और जो हम सेकेंड वेव में बिल्कुल नहीं कर पाए हम थर्ड वेव में कर सकेंगे। लेकिन तो वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने खतरनाक होती है डॉक्टर, ये भी जरा आप दर्शकों को समझाइएगा। जी, क्योंकि जनरली जो कहा जाता है कि जो वायरस का खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन थर्ड वेव तक आते आते उसका खतरा घटता है क्या? ये क्या पैटर्न है, जरा इसे समझा सकते हैं? ये हम 100 साल पहले अपने जो स्पेनिश फ्लू के पैंडेमिक में हम देख चुके हैं कि पहला वेव छोटा रहता है, सेकेंड वेव बहुत भारी रहता है एंड थर्ड वेव फर्स्ट और सेकेंड के बीच का लेवल का रहता है। बट वो नेचुरल फ्लू वायरस था। अभी जो हम वायरस फेस कर रहे हैं बहुत रैपिडली म्यूटेटिंग वायरस भी है और एक थोड़ा शंका भी है कि ये कंप्लीटली नेचुरल वायरस भी न हो। तो इस वायरस में हम इतनी आसानी से उसकी जो फ्लू वायरस में हमारी एक्सपीरियंस रह चुकी है उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे शायद। बट ओवरऑल अगर नेचुरल प्रोग्रेस रहता है तो थर्ड वेव जनरली सेकेंड वेव से कम मात्रा में होगी। बट एट द सेम टाइम अगर फर्स्ट वेव से भी ज्यादा भी होगी तो इंडिया में जाने तो बहुत ज्यादा जाएंगी। तो इट इज, अगर हम हो कर सकें कि वैक्सीन के द्वारा हम उसको और भी फ्लैट कर सकें तो बहुत फायदेमंद होगा। जी, इससे पहले कि मैं बच्चों के बारे में बात करूं, चूंकि आशंका जताई जा रही है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इस पर भी अलग अलग तरह के मत हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कि बहुत खतरनाक बताया जा रहा है और यही थर्ड वेव में नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में भी जरा बात करना जरूरी है। और जरूरी इसलिए भी है डॉक्टर क्योंकि जो वैक्सीन अभी लग रही है वो डेल्टा प्लस पर कितना कारगर है कितना नहीं है, इसको लेकर भी तरह तरह की बातें हैं और भ्रम भी है। जिस तरीके से वायरस म्यूटेट होता है, डेल्टा प्लस की जो बात हो रही है, क्या उस पर बिल्कुल भी कारगर ये वैक्सीन नहीं होगी जो अभी लोगों को लगाई जा रही है, या फिर असर कम होगा? अभी तक तो हमने डेल्टा वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी वैक्सीन के बारे में जांच पड़ताल हो चुकी है, तो ऐसा लगा था कि डेल्टा वेरिएंट पे वैक्सीन जरूर काम कर गया। अभी जो डेल्टा वेरिएंट से हमारी सेकेंड वेव इतनी पूरी सी आई, जो वैक्सीनेटेड थे काफी प्रोटेक्टेड थे, जैसे हम डॉक्टर्स लोग सब वैक्सीनेटेड थे तो हम काफी प्रोटेक्टेड थे। ऑफ कोर्स कुछ जो गिने चुने इंस्टेंसेस भी हुए जो वैक्सीनेट होने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ, बट वो वैक्सीन का भी ऐसा है कि हर इन्फेक्शन को नहीं प्रिवेंट कर सकता, सीरियस इन्फेक्शंस को और इन्फेक्शन से फेटल होने की मात्रा को बहुत कम कर सकता है। तो हमें लगता है, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी हो तो भी वैक्सीन असर तो करेगा, शायद थोड़ी सी कम मात्रा में करेगा, बट लेकिन उससे ज्यादा कोविड इन्फेक्शन तो प्रिवेंट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन सीरियस कोविड इन्फेक्शन को जरूर प्रिवेंट कर पाएगा। तो वैक्सीन स्पेशली अगर 2 डोज लग चुके हों तो बहुत अच्छी तरह से हम डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा के कोई भी वेरिएंट्स के भी, डेल्टा प्लस, डेल्टा 0.2, इनके भी हम सामना कर सकेंगे अगर वैक्सीनेटेड परसेंटेज ऑफ पब्लिक ज्यादा हो जाए। तो 50% से ज्यादा अगर हम वैक्सीनेट कर पाए, एंटीबॉडी डेवलप कर देते हैं वैक्सीन शरीर के अंदर। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि
वैक्सीन लगने के बाद शायद मास्क की जरूरत ना पड़े, इस तरह की भ्रम की स्थिति लोगों में थी। बाद में ये कहा गया कि वैक्सीन के बाद भी देखिए लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो वैक्सीन का फायदा क्या है। फिर एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि नहीं, संक्रमित तो आप हो सकते हैं लेकिन मौत की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि एक इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी, एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी। क्या यही स्थिति आप कह रही हैं कि डेल्टा प्लस के साथ भी है, कि आप संक्रमित हो सकते हैं लेकिन वो वायरस डेल्टा प्लस जो कोरोना का म्यूटेंट है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है शरीर को, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? जी, वायरस के प्रति एंटीबॉडीज जरूर बनेंगी। वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है तो इन्फेक्शन भी प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन अगर कम मात्रा में भी बनती है लेकिन सीरियस इन्फेक्शन एंड डेथ जरूर प्रिवेंट हो सकते हैं। सो इन्फेक्शन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि वैक्सीन का स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए, वैक्सीन की परसेंटेज ऑफ पब्लिक यूटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जैसा कि शुरुआत में हमने बात की कि डेल्टा प्लस जो है वो बहुत घातक वेरिएंट है, और पहले से जो वेरिएंट हम देख चुके हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस, तो डेल्टा प्लस सबसे घातक है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि तीसरा वेव जो है वो उतना घातक नहीं होता, यानी कि उतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं होती, तो इसे हम कैसे समझें? ये वायरस इन्फेक्शियस ज्यादा होता है, अगर किसी को लग गया तो मौत की संभावना ज्यादा होती है, और थर्ड वेव में ये किस तरीके से काम करेगा, क्या उतनी ही तेजी से फैलेगा, और क्या सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही इसका बचाव है? डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें लगता है कि डेल्टा वेरिएंट जैसा ही इन्फेक्शियस है, हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा वो सीरियस इन्फेक्शंस कर सके, बट क्योंकि वो अगेन नया वेरिएंट है तो इन्फेक्शन के ज्यादा स्प्रेड होने की संभावना है। वैक्सीन तो एक माध्यम है जिससे हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही हमको इन्फेक्शन लगे हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन जाएंगी अगर हम वैक्सीनेटेड हों तो। बट मेन चीज तो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तो मेन चीज है। जब भी हम अनलॉकडाउन कर रहे हैं तो मेन प्रिवेंशन उसकी वैक्सीन के कोई लेना देना नहीं है। मास्क पहने रहना एंड हाथ जरूर, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना, हाथ धोना एंड डिस्टेंस मेंटेन करना, ये 3 चीजें अगर हम कर सकें तो डेल्टा वेव या डेल्टा वेरिएंट की जो ये थर्ड वेव की बात कर रहे हैं उसको हम काफी हद तक कम रख सकते हैं। वैक्सीनेशन की जो गति है, जो स्पीड है, उस पर भी जरा हम बात करते हैं, क्योंकि एक अच्छा संकेत मिला। 21 जून को योग दिवस के दिन 85,96,000 लोग वैक्सीनेट किए गए, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत रही। 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो वयस्क हैं, उन्हें पूरी तरीके से वैक्सीनेट करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इस स्पीड को बरकरार रखना डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दूसरे देशों से हम कंपेयर करें, 3.5% लोग, 3.6% के आसपास लोग जो हैं अभी फुली वैक्सीनेटेड हैं इंडिया में, ये आंकड़ा है। और जबकि अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें, यूके में 45% के करीब लोग जो है फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो फुली वैक्सीनेटेड होना कितना जरूरी है, या फिर फर्स्ट डोज भी अगर लग जाती है जैसा कि सरकार का प्रयास है, तो उससे खतरा कम हो जाएगा? 2 तरह से हम सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लगाएं तो एटलीस्ट 50% रिस्क कम हो जाता है, या फिर कुछ कम लोगों को फुली वैक्सीनेट करें तो उनकी डेथ की रिस्क। तो जो अगर हमारे पास जो मरीज लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, जिनको ज्यादा शंका है कि कोविड अगर उनको हो जाए तो सीरियस इन्फेक्शन और डेथ हो जाए, तो उनको पहले हम अगर 2 वैक्सीनेट कर लें तो एटलीस्ट डेथ्स का आंकड़ा कम हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम एटलीस्ट 1 वैक्सीन का डोज भी दे पाए तो स्प्रेड कम हो सकती है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर वेंकटेश ज्योति हैं, MD FDF। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर वेंकटेश। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, अभी चर्चा चल रही थी डॉक्टर हेमलता के साथ, 2 तरह से आशंका जताई जा रही है। एक तो ये कि तीसरी वेव जो है वो खतरनाक तो होगी, लेकिन दूसरी वेव की तरह खतरनाक नहीं होगी। लेकिन जिस वायरस म्यूटेंट से ये तीसरा वेव आने वाला है, यानी कि डेल्टा प्लस, वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उस पर वैक्सीनेशन काम करेगा? जो हमें अभी वैक्सीन अवेलेबल है वो क्या उस पर काम करेगा? इसको लेकर के भी संशय है। तो वैक्सीन ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़े, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और हम तैयारियां रखें, अस्पताल, बेड्स, डॉक्टर्स, ऑक्सीजन, ये कितना इंपॉर्टेंट है?
किसके लिए सवाल है मैडम? जी जी, आपसे डॉक्टर वेंकटेश। हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर वेंकटेश जोशी जो में तो वैक्सीनेशन होने है वो कम हो जाता जी। जो भी इन्फेक्शन होगा वो कम मॉडरेट होगा, सीवियर नहीं होगा। जो पेशेंट घर में, और दूसरा वैक्सीन हमारे जो अरोरा डॉक्टर ने 50% हो जाता है वो सही है। वैक्सीनेशन के साथ में अगर कुछ इम्यूनिटी उसके लिए डाइट बोलो या ऑर्गेनिक मेडिसिन बोलो, इस तरह से अगर कुछ तो दूध में शक्कर हो, उसकी मिठास बढ़ जाएगी। वैक्सीनेशन तो है ही, तो 50% काम करेगा। के साथ में ये भी करनी चाहिए। ठीक है, रहिएगा हमारे साथ आप डॉक्टर वेंकटेश और डॉक्टर हेमलता भी लगातार जुड़ी हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और उसे कैसे बढ़ाया जाए, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो कितना खतरनाक है, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। साथ ही समझेंगे कि बच्चों के लिए तीसरी वेव कितनी खतरनाक हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।